दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, अपने कई मित्रों की भांति 2019 से पहले मैं भी यह नहीं मानता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में कोई आपसी होड़ है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और अपने पितृ संगठन को अपने अंगूठे तले लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरों की तरह मैं भी यही मानकर चलता था कि भाजपा संघ की संतान है और संघ द्वारा भेजे गए प्रचारक ही हर मुकाम पर भाजपा के संगठन मंत्री हैं, वही भाजपा को चला रहे हैं। भाजपा कभी भी किसी भी तरह से संघ के किसी भी निर्देश या सुझाव या मंशा या प्राथमिकता का विरोध करने या कोई वैकल्पिक सुझाव देने की भी स्थिति में नहीं है। यानी भाजपा की पूरी बागडोर संघ के ही हाथों में है। इसलिए भला भाजपा संघ के प्रभुत्व के बाहर कैसे जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब मैंने अपनी राय बदल ली है। यह सही है कि संघ और भाजपा एक हैं और हमेशा रहेंगे। यह भी सही है कि संघ भाजपा की मदद करता है और आगे भी करता रहेगा, और इसी तरह भाजपा संघ के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता अब कि यह एक ऐतिहासिक परस्पर निर्भरता जरूर है, लेकिन इसके बावजूद अब यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पिछले 11 साल तक सत्ताधारी रहने के दौरान मोदी ने भागवत और संघ पर एक बढ़तरी हासिल कर ली है, एक अघोषित श्रेष्ठता कायम कर ली है। अब भाजपा संघ द्वारा थमाए गए एजेंडे पर नहीं चल रही है। संघ ने भाजपा को जो जो एजेंडे थमाए थे वो भाजपा ने पूरे कर दिए हैं। संघ ने उन्हें राम मंदिर का एजेंडा थमाया था, वो भाजपा ने पूरा कर दिया है। संघ ने धारा 370 की के अनुच्छेद 35 ए को हटाने का एजेंडा थमाया था, वो उन्होंने पूरा कर दिया है। संघ ने यूनिवर्सल सिविल कोड वाला एजेंडा थमाया था, भाजपा उसको पहले से चला ही रही है। दरअसल इन तमाम संघ द्वारा थमाए गए एजेंडों को पूरा करने के बाद अब स्थिति यह बन गई है कि संघ के पास भाजपा को देने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि संघ ने भाजपा द्वारा प्रस्तुत एजेंडा स्वीकार कर लिया है। इसके कई प्रमाण हैं, लेकिन सबसे ताजा और शायद सबसे ज्यादा अकाट्य प्रमाण हमें उस समय मिला जब संघ अपने शताब्दी वर्ष की शुरुआत के दौरान भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत एजेंडे को स्वीकार कर बैठा। विजयदशमी के दिन जब मोहन भागवत अपना बहुप्रतीक्षित बौद्धिक दे रहे थे और सभी परीक्षकों को उम्मीद थी कि वे मोदी सरकार के लिए संघ की शताब्दी दृष्टि का खाका पेश करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। हुआ यह कि उन्होंने मोदी द्वारा पेश किए गए लक्ष्यों को ही अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। यह लक्ष्य था 2047 तक विकसित भारत बनाना। मोहन भागवत ने इसी को संघ के सांगठनिक लक्ष्य के तौर पर अपनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद 1 दिसंबर को भागवत और भी ज्यादा आगे चले गए और महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में यह कह बैठे कि दुनिया मोदी की बात सुनती है। कहना ना होगा दोस्तों कि मोदी द्वारा संघ के संघ मोदी के ऊपर संघ द्वारा की गई छींटाकशी का वह वक्त अब बहुत पीछे छूट गया है, जब 2024 में अपना बहुमत खोने के बाद नरेंद्र मोदी को तकरीबन हर दिन संघ के पदाधिकारियों के व्यंग बाणों का सामना करना पड़ता था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। संघ भाजपा से संघ ने भाजपा को जन्म भले ही दिया हो, लेकिन अब मोदी को भाजपा का नया अध्यक्ष बनाने के लिए संघ की सहमति की आवश्यकता नहीं रह गई है। नितिन नवीन को संघ की अनुमति के बिना कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का केवल एक ही मतलब निकलता है। संघ और भाजपा के भीतरी सूत्र बताते हैं कि संघ को पता तक नहीं था कि एक अनजान चेहरा नितिन नवीन जगत प्रकाश नड्डा की जगह लेने वाला है। संघ को पता न चले इसलिए नितिन नवीन की नियुक्ति से पार्टी की अन्य शीर्ष कमेटियों को भी दूर रखा गया। अचानक सोशल मीडिया पर घोषणा की गई कि पार्टी की संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। दोस्तों, मोदी द्वारा संघ की बात न मानने की यह कोई पहली घटना नहीं है। यह संघ से सलाह मशवरा किए बिना
कोई बड़ा निर्णय लेने की यह कोई पहली घटना नहीं है। आपको ध्यान होगा 2019 के चुनाव की पूर्व संध्या पर नरेंद्र मोदी ने स्मिता प्रकाश को दिए गए एक इंटरव्यू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह सुझाव मानने से इनकार कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए सरकार चूंकि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं करवा पा रही है, उसमें देरदार हो रही है, तो सरकार को चाहिए कि संसद में इसके लिए कोई कानून ले आए। नरेंद्र मोदी ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करने वाले हैं और वो ऐसा इसलिए नहीं करने वाले हैं क्योंकि मामला अदालतों में विचाराधीन है। संघ इस मामले पर काफी अड़ा हुआ था। उसने रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली भी कर डाली थी, जो रैली दरअसल सरकार की और मोदी की आलोचना तो वो नहीं कर सकते थे। वो रैली सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई करने के लिए की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की ऊपर दबाव डालने के लिए की गई थी। लेकिन मोदी द्वारा संघ की ये बात न मानने का मसला भी कुछ थोड़ा सा अलग तरह का था। अभी विजयदशमी पर जिस तरह मोदी के एजेंडे को संघ ने स्वीकार किया था, इस मसले की सीधी तुलना उससे नहीं की जा सकती। उसका एक कारण है। ये उदाहरण बताता है कि संघ द्वारा दिए गए लक्ष्यों को लागू करने की विधि के मामले में यहां मोदी स्वतंत्रता मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं। मोदी ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आपने हमें एजेंडा दिया है, इस एजेंडे को हमें लागू करना है, लेकिन इसे लागू करने के हमारे अपने तरीके हैं। अब आप माइक्रो मैनेजमेंट मत कीजिए कि हम संसद में कानून बनाकर इसे लागू करें या हम अदालत के जरिए इसका आदेश निकलवाएं। इसके बजाय आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। बहरहाल 2019 में चुनाव हुआ और संघ को उम्मीद थी कि मोदी जी के पर भारत की जनता कतर देगी। ऐसी ही उम्मीद संघ को 2014 में भी थी। 2014 में भी संघ की उम्मीद नहीं पूरी हुई, मोदी जी को स्पष्ट बहुमत मिला। फिर 2019 में भी संघ की उम्मीद पूरी नहीं हुई। बालाकोट स्ट्राइक ने मोदी जी को बचा लिया और मोदी जी को 2014 से भी ज्यादा बड़ा बहुमत प्राप्त हो गया। इससे मोदी जी के आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी हुई। फिर उन्होंने तुरंत संघ के दिए हुए दो एजेंडे उन्होंने जमीन पर उतारे। एक तो धारा 370 वाला और दूसरा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन देखिए, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने की नौबत आई, उससे पहले भूमि पूजन हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों में मोहन भागवत मौजूद थे, लेकिन साफ जाहिर था कि नंबर 1 पर वहां मोदी हैं और नंबर 2 पर मोहन भागवत है। मोहन भागवत को अपने नंबर 2 की ये हैसियत स्वीकार करनी पड़ी। और 2024 के चुनाव से पहले इंडियन एक्सप्रेस में जगत प्रकाश नड्डा के उस वक्तव्य ने मामले को पूरी तरीके से साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी दरअसल चाहते क्या है। जगत प्रकाश नड्डा ने साफ तौर पर कहा, इंडियन एक्सप्रेस ने उस इंटरव्यू को छापा भी, कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सक्षम हो चुकी है। जब हम नए नए थे, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं थी, तब हमें संघ की जरूरत पड़ती थी। बहरहाल, और मोदी जी ने फिर ऐलान किया कि वो तो 400 के पार जाना चाहते हैं और हमें 400 के बाद सीटें मिलेंगी। मोटे तौर पर सभी ने कहना शुरू कर दिया कि 350 और 400 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को सीटें प्राप्त होंगी। यह दरअसल एक पूरे सिलसिले की चरम स्थिति थी। संघ की बात न मानने और संघ से नियमित आदेश लेने से इनकार करने संबंधी मोदी का रवैया पहली बार तब प्रकट हुआ था जब 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले जितने भी भाजपा के मुख्यमंत्री होते थे, वो संघ के साथ में एक नियमित सलाह मशवरे की बैठकें करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संघ के साथ नियमित सलाह मशवरे की बैठकें करने के सिलसिले को भंग कर दिया। जो संघ के पदाधिकारी मोदी जी को दिक्कत पहुंचा रहे थे सरकार चलाने में, मोदी जी ने दबाव डालकर उनका प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करवा दिया। स्थिति ये थी कि विद्यार्थी परिषद हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं था कि वो सरकार चलाने में किसी किस्म का हस्तक्षेप करें। कई बार तो विश्वविद्यालयों में मोदी जी के चहेते वाइस चांसलरों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर जब पुलिस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पिटाई लगाती और जब मोदी जी के पास सलाह जाती, तो मोदी जी कह देते कि आपको उस वाइस चांसलर को डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो शुरुआती दौर में उन्होंने अपने रवैये में थोड़ा परिवर्तन किया।
और उन्होंने संघ से शुरुआती दौर में सलाह मशविरा भी लिया। 2000 अक्टूबर 2014 में एक बैठक हुई, जिसमें मोदी सरकार के मंत्रियों ने संघ के कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों के सामने अपने-अपने मंत्रालयों की रपट रखी। इससे एक बार फिर संघ को लगा कि शायद अ, गुजरात में मोदी जी ने जो किया, वो शायद राष्ट्रीय स्तर पे ना करें और संघ के साथ उनके संबंध दूसरे तरह के बने। लेकिन जैसे-जैसे मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खास तौर से प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठे हुए जो विवेकानंद फाउंडेशन के अफसरान थे, उनको अपने शिकंजे में लिया, उनके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत की। वैसे ही उन्होंने फिर से गुजरात वाले रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2019 के बाद तो उन्होंने संघ को पूरी तरीके से 2 दर्जे पे धकेल दिया। उनसे बिना राय लिए 3 कृषि कानून पारित कर दिए गए। यहां तक कि संघ के किसान संगठनों से भी मोदी जी ने राय लेना मुनासिब नहीं समझा। फिर हम देख चुके हैं कि राम मंदिर की भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा में मोहन भागवत को किस तरह नियोजित तरीके से दूसरे नंबर पर रखा गया। जब 2024 में मोदी जी ने बहुमत खोया, तो वो उनकी राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा कमजोरी का क्षण था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोशिश की कि इसके जरिए वो वापसी कर सके। मोदी जी पर छीटाकशी की जाने लगी और संघ ने 2 और काम किए, जिससे ये पता लगता है कि संघ मोदी जी के बहुमत खोने के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में सरकार के ऊपर और भाजपा के ऊपर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वापसी की कोशिश में था। संघ ने 2 काम किए। पहले तो उसने कोशिश ये शुरू की कि भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक नेतृत्व किसी तरह वो अमित शाह के हाथों से छीन ले और एक ऐसे अध्यक्ष को नियुक्त किया जाए, जो दरअसल वास्तव में संघ से नियमित सलाह मशविरे के बाद से अध्यक्षता करे और अमित शाह को पार्टी के मामलों में हस्तक्षेप न करने दे। अभी तक स्थिति ये थी कि अध्यक्ष कोई भी हो, जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष थे, लेकिन वो नाम मात्र के अध्यक्ष थे। पार्टी की बागडोर अमित शाह के हाथ में रहती थी और वो जो निर्णय चाहते थे वो करते थे। जगत प्रकाश नड्डा का काम उन निर्णयों पे हामी भरना, दस्तखत करना था और अगर उनके मन में कोई बात आती है, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो वो अमित शाह से बातचीत करके उनकी अनुमति लेकर निर्णय ले सकते थे। लेकिन अलग से अमित शाह की मर्जी के बिना कोई निर्णय लेना जेपी नड्डा के बस के बाहर की बात थी। दूसरी कोशिश संघ ने यह की कि उसने विधानसभा चुनावों में सक्रिय हस्तक्षेप करना शुरू किया और उसने जहां-जहां भाजपा जीती, चाहे हरियाणा में जीती हो, चाहे महाराष्ट्र में जीती हो, चाहे दिल्ली में जीती हो, उसने उन चुनावों की जीत का घोषित रूप से श्रेय लिया। अखबारों में बयान दिए गए कि हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती। ये भी भाजपा और संघ के संबंधों में पहली बार घटित हो रहा था। लेकिन जैसे-जैसे बिहार का चुनाव आया, संघ को यह एहसास होने लगा कि उसके पास नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। तो जो टीना फैक्टर था, देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर, इस चीज ने मोदी की स्थिति को संघ के मुकाबले और मजबूत किया। बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा की मदद की, लेकिन जिस तरह से श्रेय लेने की कोशिश दिल्ली के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में की गई थी, उस तरह की कोशिश बिहार के चुनाव में नहीं देखी गई। और देखते-देखते हम लोगों की आंखों के सामने ही बाजी पलटते हुए लगने लगी। एक बार फिर नरेंद्र मोदी उसी स्थिति में आते हुए दिखाई पड़े, जिस स्थिति में वो 2019 के ठीक पहले या उसके बाद में थे। और जब मोहन भागवत ने कहा कि मोदी की बात सारी दुनिया सुनती है, तो मोदी ने सोचा होगा जब सारी दुनिया मेरी बात सुनती है, तो आप भी मेरी बात सुनिए। और उन्होंने नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापित कर दिया, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापित कर दिया और संघ को उसका पता भी नहीं चला। मैं आपको बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटियां थी, सांगठनिक कमेटियां थी, शीर्ष कमेटियां थी, उन कमेटियों में भी इस नियुक्ति कमेटियों के जरिए भी इस नियुक्ति को संसाधित नहीं किया गया। दोस्तों, संघ और भाजपा के बीच की ये जद्दोजहद, मोदी और मोहन भागवत के बीच की ये जद्दोजहद से आप ये मतलब न निकालिए कि संघ और भाजपा में कोई झगड़ा है या मोदी और मोहन भागवत में कोई झगड़ा है। दरअसल दोनों मिलकर
ये काम कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि इस जुगलबंदी में कौन किसके ऊपर हावी रहेगा, इसकी एक जद्दोजहद है, इसकी एक मैपिंग है, जो मैंने अपनी इस बातचीत में आपके सामने पेश की है। इस बात को सारी दुनिया अच्छी तरह समझती है कि संघ और भाजपा कभी एक-दूसरे के विरोध में नहीं आ सकते। मोदी और मोहन भागवत एक-दूसरे के विरोध में नहीं आ सकते। उनके बीच में जो एक-दूसरे पर बढ़तरी हासिल करने की कोशिश है, ये हिंदुत्व की राजनीति की भीतरी गतिशीलता है, जिस पर निगाह रखना ज़रूरी है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर हाल ही में एक बहुत लंबा-चौड़ा लेख छापा है। इस आर्टिकल के ज़रिए बताया गया है कि मोदी जी के दौर में भारत किस हालात में पहुँच गया है। भारत को किस तरह बदल दिया है मोदी और आरएसएस की इस जुगलबंदी। इस लेख में बताया गया है कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के तमाम भारत की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपनी पैठ बना ली है। और वो पैठ इतनी गहरी है कि जब मोदी जी सत्ता में नहीं भी रहेंगे, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इतनी आसानी से गवर्नेंस के दायरे से, सरकारी नीति निर्माण के दायरे से, मीडिया के दायरों से और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं के दायरे से आरएसएस को निकालना आसान नहीं होगा। किसी भी सरकार के लिए बाकायदा इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपनी इस बात को साबित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से बात भी की है कि भारत के दक्षिण पंथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा और आरएसएस के मिले-जुले नेतृत्व में किस तरीके से भारत को बदलने की शुरुआत कर दी है। और भारत में होने वाला यह परिवर्तन इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि मोदी जी प्रधानमंत्री अनंत काल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। 2029 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर 2028 से पहले तक, यानी अभी 2.5 साल है इस काम में, अगर 2026 पूरा हमारे सामने पड़ा है, 2027 हमारे सामने पूरा पड़ा है और 2028 के 6 महीने आप और ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो चुनावी वर्ष शुरू हो जाएगा जो मई तक चलेगा। अगर 2028 के पहले 6 महीने तक मोदी जी का एक सुपरिभाषित उत्तराधिकारी सामने नहीं उभरा और उसके इर्द-गिर्द एक आम सहमति हिंदुत्ववादी शक्तियों के बीच न बनी, तो मोदी जी के ही नेतृत्व में 2029 का चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी चुनाव जीतेंगे या हारेंगे ये दूसरी बात है। लेकिन अभी तक न भाजपा के पास न संघ के पास मोदी जी का कोई भी सुपरिभाषित उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरीके से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी सब बातों का मैं जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।